बेटा इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसके बेसिक के बारे में, इसके कितने रूल्स हैं, ये किस टाइप से बिहेव करता है, इसमें कितने टाइप से एरिया को फाइंड किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑल क्लासेस के लिए हैं। जितनी भी क्लासेस हैं उसमें अगर सर्कल चैप्टर है और उससे एरिया रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे विथ एग्जाम्पल। और ये क्लास जो है आपके कंप्लीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए जरूर, साथ में शेयर भी करते रहना। पढ़ेंगे बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके बेसिक के बारे में फॉर ऑल क्लासेस एंड कंपटीशन क्लासेस। जितने बच्चे कंपटीशन के एग्जामिनेशन देते हैं, कंपटीशन क्वेश्चन पेपर को बीट करना चाह रहे हैं, मतलब कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सर्कल चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते जरूर होंगे। तो किसको क्या बोलते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं बेटा। तो ये आपका एक सर्कल है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे इसमें। ये सर्कल है, सर्कल के इस बीच वाले पॉइंट को बेटा सेंटर बोलते हैं। सेंटर, हिंदी में इसको केंद्र बोलते हैं, इसको मैंने ओ से डिनोट कर दिया। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर, और हिंदी में बोलते हैं केंद्र। क्या बोलेंगे, केंद्र। फिर उसके बाद में बात आती है कि ये जो सर्कल वाला पार्ट, ये जो लाइन दिख रही है आपको कर्व आर्क टाइप की, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बेटा बोला जाता है सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकम। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई लाइन इससे होकर, मतलब इस परिधि के एक छोर से होकर, परिधि के एक छोर को टच करते हुए सेंटर से होकर अगर परिधि के दूसरे छोर को टच करती है तो उसको क्या बोलोगे, ये इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो सेंटर से होकर जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर। दो चीजें हो गई, तीसरी और देख लो, फिर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी बता दो। अगर सिर्फ आपके परिधि यानी सरकमफ्रेंस को टच करके आपके सिर्फ सेंटर तक कोई लाइन जाती है, यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन आए उसको क्या बोलते हैं, उसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस बोलेंगे। ये आपकी रेडियस है। दूसरी एक और लाइन देखने को मिल जाती है हम लोगों को सर्कल में, जो सेंटर से होकर नहीं जाती है, सेंटर से होकर ना जाए, लेकिन आपके सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट तक कहीं ना कहीं जाके क्या करते, टच करते। इस लाइन का भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। तो ये जो लाइन है आपकी ए बी, इसमें रखना पड़ेगा भाई, ए बी, ये आपकी ए बी कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड। हिंदी में इसको बेटा जीवा कहते हैं, जीवा। इसके बारे में और आपके ये जो डायामीटर है इसमें कुछ रिलेशंस बताएंगे, इससे क्वेश्चन उठते हैं आपके पेपर में, वो भी बताते हैं। रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। हाँ, ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड हमेशा डायामीटर से छोटी होती है, कॉर्ड हमेशा डायामीटर से छोटी होती है, लेकिन अगर कॉर्ड सेंटर से होकर चली जाए तो वो डायामीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे बड़ी मैक्सिमम लार्जेस्ट कॉर्ड खींची जा सकती है कहाँ से होके, तो सेंटर से होके। अगर आपको किसी सर्कल में सबसे बड़ी जीवा खींचनी है तो वो कहाँ से होकर जाएगी, आपके केंद्र से होकर जाएगी, यानी कि आपके सेंटर से होकर जाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा हमेशा सेंटर से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है।
अगर बात की जाए कि किसी सर्कल में कितनी रेडियस खींची जा सकती है तो इन्फिनाइट। ये तो मोटा पेन है, अभी पतली होती तो खींचते रहते, दिन भर खींचते, इसमें कम ना पड़ता। तो किसी सर्कल में कितनी रेडियस बेटा ड्रॉ की जा सकती है, इन्फिनाइट। और किसी सर्कल में कितने डायामीटर खींचे जा सकते हैं, वो भी इन्फिनाइट। भाई यहां से लेके आओ, सेंटर से होके गुजारना है। ऐसे खींचते रहो, दिन भर खींचो। और पूछे कि आपके सर्कल में कितने कॉर्ड खींचे जा सकते हैं, तो कॉर्ड भी इन्फिनाइट। पता नहीं कितने, जितने खींच पाओ खींच दो, जितने खींच पाओ उतने खींचते रहो। अभी तो इसके बीच में भी खींचोगे, फिर जगह बढ़ गई, फिर खींचोगे, फिर खींचोगे। लाइन ही तो ड्रॉ करना है, लाइन की कोई ना लेंथ होती है ना ब्रीथ होती है, खींचते रहो। तो इन्फिनाइट, ये सारी की सारी चीजें अभी क्या चल रहे हैं, इन्फिनाइट। एक सर्कल में कितनी परिध हो सकती है, परिध यानी कितने सरकमफ्रेंस होते हैं, तो एक सर्कल में सिर्फ एक ही सरकमफ्रेंस होते हैं। कितने, सिर्फ ओनली वन सरकमफ्रेंस। चलिए इतनी चीज खत्म हो गई। मतलब कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया बेटा, इसमें हम लोगों ने देखा कि एक सर्कल है, हाँ किसी सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, कितने सेंटर होते हैं, तो एक सर्कल के हमेशा एक ही सेंटर होता है। कितना सेंटर होता है, सिर्फ एक सेंटर यानी एक केंद्र होता है। सरकमफ्रेंस कितनी होती है, परिधि भी एक होती है, केंद्र भी एक होता है। डायामीटर इन्फिनाइट, रेडियस इन्फिनाइट, कॉर्ड इन्फिनाइट, ये इतनी इन्फिनाइट। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। अब आइए इसके रिलेशन के बारे में जानते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सरकमफ्रेंस का रेडियस के साथ में बहुत छोटा सा रिलेशन है। आपने देखा होगा बेटा, यहां से ये जो पार्ट है इतना, ओ से लेके डी तक, भाई ओडी आपका रेडियस हो गया। हमने यही बताया कि सरकमफ्रेंस को टच करके सेंटर तक जाने वाली रेखा को रेडियस बोलते हैं। तो सेंटर तक आई है ओडी, तो ये रेडियस हो गई। लेकिन यहां से ये कहां पे चली आई, सी पे, ओसी भी रेडियस हो गई। लेकिन जब डी से सी तक हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो डायामीटर है। तो ये लिख दें कि डायामीटर रेडियस की दोगुनी होती है, डायामीटर रेडियस की दोगुनी होती है। और रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे, स्मॉल आर से। तो देखो डायामीटर इक्वल आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। डायामीटर इक्वल 2r होता है। डायामीटर इक्वल क्या होता है, 2r होता है। चलिए सरकमफ्रेंस का और बता दें। अगर कोई कहे कि बेटा ये सरकमफ्रेंस यानी ये जो वायर है, मान लीजिए आपने कोई एक वायर ले लिया और उसको गोल गोल करके ऐसे रख दिया, अब पूछा जाए इस वायर की लंबाई कितनी है, मतलब सरकमफ्रेंस की लंबाई कितनी है, आपके परिधि की लेंथ कितनी है, तो वो फाइंड करने के लिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है बेटा, सरकमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई r। यानी 2r को अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस। जहां पर जो पाई की वैल्यू है, आपके पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये पाई की वैल्यू है। बाकी क्वेश्चन में आप पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे। मान लो 22/7 नहीं रखना है तो क्वेश्चन में देगा कि इसकी वैल्यू ये रखिए, तो वही रख देना। अब बात पाई तक आ गई, तो आइए उसके पहले थोड़ा सा पाई के बारे में जान लेते हैं। चलिए इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा ये बात कर लेते हैं, पाई की बात आ गई थी तो हमने कहा ये पाई के बारे में बता देते हैं। पाई आई कहाँ से, पाई को खोजा किसने, पाई की वैल्यू बताई किसने, तो बहुत अच्छी बात। आइए देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, पाई की वैल्यू सबसे पहले किसने बताई, तो जिसने जीरो की खोज की थी, जिसने जीरो को सर्च किया था, उन्होंने ही बताया था। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, भारत के महान गणितज्ञ मिस्टर आर्यभट्ट ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दी पाई की कितनी, 62832/20000 इज इक्वल टू 3.1416, इसके इक्वल दिया। कुछ दिन बाद रामानुज भी आ गए, वो भी अपने इंडिया के थे, जितने थे सब इंडिया के थे। जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है सारी की सारी कहाँ से आ गई, इंडिया से आई। कोई भी अगर नेम रखा होगा इंडिया में, सारे के सारे नाम आपको इंडियन मिलेंगे। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पाई इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है बेटा,
पाई इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन पूछा जाता है पाई इज रेशनल, इरेशनल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पाई आपका इरेशनल नंबर है। इसी के साथ साथ में ये अगर इसको डेसिमल में इसको अगर काटते जाओगे, इसको अगर आप काटोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं हुआ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद पता चला कि नॉन रिकरिंग नंबर भी है, इसकी वैल्यू कभी रिपीट भी नहीं होगी, यानी नॉन रिपीटिंग वैल्यू। कुछ डिजिट ऐसे होते हैं उनको डिवाइड करो, करते रहो तो कुछ टर्म्स के बाद में वो फिर से जो है नंबर्स आपके डेसिमल वाले नंबर रिपीट होने लगते हैं। जैसे आ गया 0.123, उसके बाद फिर 123, 123, 123, ऐसे करके आने लगा। तो ये तो समझ लो रिकरिंग नंबर है, यानी रिपीटिंग नंबर है। लेकिन पाई को अगर आप काटोगे, यानी 22 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया, तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, ना तो कभी रिपीट होगा, तो नॉन रिकरिंग। उसके बाद कभी कटेगा नहीं, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर दोनों में से कोई एक है तो भी आपका होगा इरेशनल नंबर। इन दोनों में से कोई एक, अगर किसी एक की, अगर इसने किसी एक लॉ को फॉलो कर लिया तो भी ये होगा आपका इरेशनल नंबर। ये पाई थी, पाई का ये रिलेशन था। अब पाई का सीधा सीधा रिश्ता किससे बन गया, आपके सर्कल से। किससे बन गया बेटा, सर्कल से, क्योंकि पाई इसके हर साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या होता है, जुड़ा होता है। जहां कहीं पे सर्कमफ्रेंस की बात आएगी तो पाई इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। हाँ बेटा, अब सर्कल तो पढ़ ही रहे थे, तो सर्कल का एरिया का भी तो फॉर्म, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो एरिया होता है बेटा, एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। तो आइए देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम और सीधा और सुरीला सा है। कैसा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर। क्या लिखा हुआ है, पर मीटर, पर का मतलब होता है डिवाइड, इज 5280 रुपीज। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 रुपीज, यानी 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। टेक पाई की वैल्यू उसने कहा 20/2 लीजिए। क्या लीजिए, सॉरी 22/7 लीजिए। क्या लीजिए, 22/7 लीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको फाइंड करना होगा सरकमफ्रेंस। क्या फाइंड करना होगा, सरकमफ्रेंस। तो आइए सबसे पहले तो उसकी निकालते हैं। फेंसिंग कितनी है, फेंस, लेंथ ऑफ फेंस। क्या निकालोगे, लेंथ ऑफ फेंस। फेंस की लेंथ कितनी है, फेंस की लेंथ बेटा कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड, देखो ये है आपकी फेंस। अगर फील्ड कैसा है, सर्कुलर है, फील्ड कैसा, सर्कुलर, तो यही तो है फेंस। और 1 मीटर का कितना कहा उसने, 24 रुपीज कहा। तो टोटल का उसने बता रखा है 5000। तो ये टोटल फेंसिंग निकालना है आपको, तो निकाल लोगे, इसको डिवाइड करोगे, आपको फेंस मिल जाएगा। देखो करिए, ₹5280 अपॉन 24 रुपीज पर मीटर। इससे इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 220 मीटर। कितना आया, 220 मीटर सरकमफ्रेंस, यानी ये जो लेंथ ऑफ फेंस है यही सरकमफ्रेंस है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पीछे पढ़े हो ना, 2πr। कितना है, 2πr इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 220 मीटर। करिए, 2 × 22/7 r इक्वल 22m। देखिए 22 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 110 आ गया। इससे इसको काटे तो 5 आ गया। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 मीटर। नोट कीजिए, आर की वैल्यू कितनी, 35 मीटर। आइए एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया की वैल्यू कितनी है बेटा, एरिया होता है आपका πr²। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी, 35 × 35 मीटर स्क्वायर। इसको काट दिया 7 से, कितना आया, 5। कितना आ गया, 5। यानी एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 = 11 × 35। इसको रखे रहो, अभी कहीं कहीं ये कटेगी, कहीं ना कहीं जाके कटेगा। ये आपका एरिया है, ये आपके सर्कल का एरिया है। आपके सर्कल का एरिया अगर आपको पता है, आपको 1 मीटर का अगर पता है, तो जितने मीटर ये सर्कल का एरिया है निकाल नहीं पाओगे, कितना कॉस्ट लगेगा। आइए निकालते हैं एक ही झटके में। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। अगर 1 मीटर का उसने बता रखा है तो इतने मीटर, टोटल इतने मीटर का फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एक का पता हो, चाहे 1000 का पूछे, चाहे आधे का पूछे, चाहे थोड़े से पूछे, चाहे बड़े का पूछे, हमेशा करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। एक का पता हो तो फिर पूछे चाहे जितने का, क्या करोगे, मल्टीप्लाई। आइए कर ले मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग,
प्लगइन, कॉस्ट ऑफ प्लगइन कितना हो जाएगा बेटा 110 इंटू 35 मीटर स्क्वायर इंटू 0.50 रुपीज मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। देखो चलिए करते हैं, एक जीरो से ये पॉइंट खत्म, यहाँ आ जाएगा 5 बचेगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 5 जा 55, 55 इंटू 35 ये रुपीज है, ठीक है 55 स्टाइल में लिखो। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 5 कैरी 2 5 5 जा 27 3 5 जा 15 कैरी ऐड कर लेना ना भाई, 5 5 जा 25 और 2 27 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 16 ऐड करो 5 7 5 12 यानी 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 6 2 8 1 9 1925 रुपये। कितना आया 1950 रुपये। इतने पैसे लगेंगे भैया खेत की जुताई के लिए। चालाक आदमी है, एक ही झटके में 1925 रुपीज़ लेके चला जाएगा। कितना ले जाएगा 1925 रुपीज़ लेके चला जाएगा। नोट कर लीजिए इसको।